नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सीरीज चल रहा था जिसमें मैं 30 क्वेश्चनों का एक सीरीज अलग से चला रहा हूं। वैसे तो तमाम तरह के वीडियो चल रहे हैं चैनल पे, लगातार अलग अलग कंटेंट आपके एग्ज़ाम को, सिलेबस को कवर करते हुए लगातार चल रहे हैं। आप बस चैनल पे लगातार बने रहें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो सब्सक्राइब किया करें और लाइक कमेंट भी कर दें ताकि उससे मुझे बेनिफिट हो। चूँकि आपके लिए मैं तभी मेहनत कर पा रहा हूँ जब मुझे आपका सपोर्ट मिल रहा है, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो दोस्तों, आइए हम लोग उस सीरीज का 61 क्वेश्चन देखे थे और 62 नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में फिर से। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने थाटों की रचना हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। क्यों? कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा 10। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, 10 इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम कितने थाटों की रचना हो सकती है। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तानी स्वर सप्तक में प्रचलित कितने थाट हैं। देखिए दोस्तों, ये 32 थाट तो माने गए हैं अपने उत्तरी संगीत में। जो हिंदुस्तानी संगीत उसी को बोलते हैं, उत्तरी संगीत को मुख्यतः बोलते हैं। अगर हिंदुस्तानी संगीत ना करके कर्नाटकी दिया रहता या दक्षिणी दिया रहता तो उसका कुछ दिशा दशा अलग हो जाता। लेकिन हिंदुस्तानी स्वर सप्तक बोल रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग का जो नॉर्थ इंडियन का म्यूजिक है उसका यहाँ पे बात कर रहा है। तो वहाँ पे 32 थाटों की अधिकतम रचना हुई। ये कैसे हुई? 16 थाट आपका तीव्र मध्यम को ले लिया गया और 16 थाट आपका शुद्ध मध्यम को लेकर के मतलब मान लिया गया, और इन दोनों को मिलाने से 32 थाटों की रचना मानी गई। लेकिन उसमें से जो अभी प्रचलित है, भातखंडे जी के अनुसार उन्होंने 10 थाटों का एक अलग वर्गीकरण किया और उसी के अंतर्गत सारे रागों को उसमें समावेश कर दिया। ठीक है, वैसे एक थाट से 484 रागों की रचना हो जाती है। एक थाट से कुल कितने राग बन सकते हैं? 484 राग। क्वेश्चन आ सकता है कि एक थाट से अधिकतम कितने राग बन सकते हैं, तो 484 हो जाएगा और 10 से इसमें गुना कर दीजिए, फिर 10 थाट का निकल जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तानी स्वर सप्तक से अधिकतम 32 थाटों की रचना होगी। वही क्वेश्चन आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था, हिंदुस्तानी संगीत में आजकल कितने थाट माने जाते हैं। जो यानी कि आजकल जो प्रचलित है वह 10 थाट माने जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में किसने थाट वर्गीकरण को प्रचारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भातखंडे जी। ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ही थाट वर्गीकरण को प्रसारित किया। अगला क्वेश्चन हम लोग का 65 नंबर, दक्षिणी संगीत में कितने मेल या थाट माने जाते हैं? तो देखिए, दक्षिणी संगीत में 19 मेल माने जाते हैं, यानी कि ये प्रयोग में अभी प्रचलित है। हालांकि वहाँ कुल 72 थाट माने गए। जैसे हम लोग का 32 है, वहाँ पे 72 थाटों की रचना हुई और वैसे ही 36 शुद्ध मध्यम से और 36 तीव्र मध्यम से, इन दोनों को मिला करके 72 की रचना हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है दक्षिणी संगीत में कितने मेल या थाट माने जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर हो सकता है यहाँ पे, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि जो प्रचलित है ना उसको मानेंगे। यहाँ पे 72 नंबर आंसर नहीं, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा 19 माने जाते हैं अभी। ठीक है, अभी जो प्रचलित है वो माने जाते हैं 19 माने जाते हैं। बिलावल और खमाज थाटों को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं? तो बिलावल और खमाज थाटों को, देखिए, बिलावल को धीर शंकराभरणम कहते हैं, धीर शंकराभरण, और हरिकाम भोजी खमाज को बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दिए गमन प्रिया और नट भैरवी भी दिया हुआ है ऑप्शन में। तो गमन प्रिया बोलते हैं आपको मारवा को, जो उत्तरी संगीत का मारवा थाट होता है उसको गमन प्रिया बोलते हैं दक्षिणी संगीत में, और असावरी का ही नाम है नट भैरवी दक्षिणी संगीत में। ठीक है, वैसे ही पूर्वी को क्या कहते हैं आप कमेंट में जरूर बताएंगे। वैसे पूर्वी को कामवर्धिनी कहा जाता है, मैं ही बता दे रहा हूँ। तोड़ी को सुपंतु वराली कहा जाता है और भैरवी को दोस्तों हनुमत तोड़ी कहा जाता है। भैरवी को क्या कहा जाता है? भैरवी को हनुमत तोड़ी कहा जाता है, हनुमत तोड़ी। ठीक है, और कुछ छूट रहा है हम लोग का। हाँ, कल्याण थाट को मेज कल्याणी बोला जाता है और काफ़ी को खरहर प्रिया। ठीक है, और भैरव को कुछ लोग मयामल गौड़ बोलते हैं, कुछ लोग मयामल गोल बोलते हैं। तो इस तरह से इसका स्वरूप है दक्षिणी संगीत में और उत्तरी संगीत में। ठीक है, दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी संगीत पद्धति को वैसे कर्नाटकी संगीत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग का 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी में कौन दो संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं? हिंदुस्तान में कौन से दो संगीत पद्धतियाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान में कौन दो संगीत पद्धतियाँ प्रचलित है? देखिए इसका आंसर हिंदुस्तानी और कर्नाटकी, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सी मुख्य दो स्वरलिपियाँ पद्धति हैं? एक विष्णु नारायण भातखंडे का जो उत्तरी संगीत में और विष्णु दिगंबर पद्धति का जो दक्षिणी संगीत में प्रचलित है। किस स्वरलिपि पद्धति में विभाग के लिए रेखा नहीं खींची जाती, रेखा नहीं दर्शाते हैं मतलब, तो जो भातखंडे जी का उसमें तो रेखा मतलब दर्शाते हैं, लेकिन विष्णु दिगंबर पद्धति में विभाग के लिए इस तरह का रेखा नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, और दोस्तों विष्णु दिगंबर पद्धति में विभाग के लिए क्या किया जाता है कमेंट में आप जरूर करके बताएंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन है कि तार सप्तक के लिए भातखंडे स्वरलिपि में और मंद्र सप्तक के लिए विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में स्वर के ऊपर बिंदु लगाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भातखंडे स्वरलिपि में सम के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, ये भी सही है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में सम के लिए एक की संख्या लगाते हैं, ये भी सही है, क्योंकि विष्णु दिगंबर पद्धति में सम के लिए एक और आपके खाली के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। मीड का चिन्ह दोनों में समान रहता है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, चूँकि हम लोग का चारों ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन थे? तो चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक वेंकटमुखी ने इसको किया, और इसी वेंकटमुखी ने ही चतुर्दंड प्रकाशिका लिखा, और इसी चतुर्दंड प्रकाशिका में 72 मेलों की चर्चा उन्होंने किया है। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरीफुन-गमात के लेखक कौन थे? तो मरीफुन-गमात के जो लेखक थे राजा नवाब अली थे। ठीक है, कुछ लोग मोहम्मद रजा में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बता दें नगमाते आसफी के लेखक है मोहम्मद रजा, लेकिन हम लोग का आंसर हो जाएगा राजा नवाब अली। ठीक है, जयदेव कौन सी पुस्तक लिखी? जयदेव ने आपका गीत गोविंद लिखा था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये गीत गोविंद जो मतलब कि केंद्र बनाया गया है, राधा कृष्ण का केंद्र बना करके गीत गोविंद लिखा गया है, और राधा कृष्ण के उनसे रिलेटेड इसमें संगीत के मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, नगमाते आसफी के लेखक कौन है? तो मोहम्मद रजा आंसर हो जाएंगे, अभी मैं बताया हूँ। और मोहम्मद रजा नहीं, बिलावल को इसी ग्रंथ में नगमाते आसफी में सर्वप्रथम बिलावल को शुद्ध ठाठ स्वीकार किया है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक श्रीनिवास है? देखिए श्रीनिवास जो लिखे हैं राग तत्व विबोध लिखे हैं। ठीक है, राग तत्व विबोध श्रीनिवास का है। और आपका आईने अकबरी, देखिए नाट्यशास्त्र भरत का है। राग दर्पण किनका है? तो आपका ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, संगीत दर्पण और राग दर्पण किनका किनका है? राग दर्पण किन्होंने लिखा है और संगीत दर्पण किन्होंने लिखा है? ठीक है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता थे आपके अबुल फजल। 3rd नंबर है, उसका आंसर सही हो जाएगा। राग प्रवेश के लेखक कौन है? राग प्रवेश के लेखक जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर लिखे हैं। दोस्तों विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने और सारी भी पुस्तकें लिखा है, उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि और सारे दोस्तों तक आपका कमेंट जा सके। ठीक है, और मैं भी समझ सकूं कि आपकी तैयारी कितनी है। हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव रूप से कोई अच्छी पुस्तक जरूर पढ़ रहे होंगे, और साथ साथ हमारे सारे वीडियो को आप जरूर अभ्यास कर रहे होंगे, बार बार देख रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो देखिए विष्णु नारायण भातखंडे को आपका इनका उपनाम भी है कुछ, तो आपको बता दें चतुर पंडित इनको बोला जाता था। ठीक है, और इनको विष्णु शर्मा भी बोला जाता था, कुछ और कहा जाता था, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और BN पटवर्धन राग विज्ञान के लेखक हैं। ठीक है, और विष्णु दिगंबर पलुस्कर हम लोग का आंसर हो जाएगा। इन्हीं को शॉर्टकट में ये 2 बार लिख दिया है, वो पुस्तक की मिसटाइपिंग है। ठीक है, अब आता है हम लोग का क्वेश्चन 79। 6 भागों में क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भागों में यानी कि 6 भागों के क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है? तो आपको बता दें जो 6 भागों में क्रमिक पुस्तक मालिका आया था उसके जो लेखक हैं आपको विष्णु नारायण भातखंडे हैं, BN भातखंडे, जिसका ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आया भी था आपके BPSC में, शायद इस तरह का क्वेश्चन आया था क्रमिक पुस्तक मालिका से। हाँ, उसमें आया था क्रमिक पुस्तक मालिका कितने भागों में है, तो उसका आंसर BPSC में 6 था। ठीक है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? तो उनका जो है संगीतांजलि है। संगीतांजलि
गीतांजलि और चिंतामणि राग परिचय ये किनका है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तानपुरे के प्रथम तार को किस स्वर से मिलाते हैं? दोस्तों आपको बता दें, तानपुरे का जो प्रथम तार है मंद्र म से, मंद्र प से, मंद्र नी से, तीनों से मिलाते हैं, इसलिए हम लोग का आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तानपुरे से स्वतः उत्पन्न होने वाले नाद को क्या कहते हैं? तानपुरे से जब तानपुरा मतलब हम लोग झनकृत करते हैं तो उसके ये और भी तमाम स्वरों के साथ मतलब कि स्वतः उत्पन्न होने वाले जो नाद होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो स्वतः उत्पन्न होते हैं ना दोस्तों, उसको सहायक नाद बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सहायक नाद बोला जाता है। तानपुरे के मंद्र प सा से कौन कौन सहायक नाद स्पष्ट सुनाई देते हैं? हम लोग का जो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा, तानपुरे के मंद्र प और सा से, देखिए सा से तो ग सुनाई देते हैं, ये तो है, और मंद्र प से रे सुनाई देते हैं। ठीक है, तो सहायक नाद स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं, यानी कि तानपुरे के मंद्र प से रे और मंद्र सा से ग, तो रेगा हम लोग का क्रमशः आंसर हो जाएगा। गायन के किस विधा में तानसेन प्रवीण थे? तानसेन जो थे गायन के किस विधा में प्रवीण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तानसेन ध्रुपद और धमार दोनों गाते थे। तो धमार तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ध्रुपद जरूर है, तो हम लोग का आंसर ध्रुपद हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। दक्षिण संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक का क्या नाम है? दक्षिण संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक का, जैसे हम लोग का बिलावल है, ठीक है, बिलावल है हम लोग का, वैसे ही दक्षिण संगीत में कनकांगी है जो वहाँ पे शुद्ध सप्तक माना जाता है। ठीक है, राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? तो ये सभी तो जानते हैं, रटी रटाई क्वेश्चन है, ये हमेशा कई सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि विदेशी में राग शब्द का सर्वप्रथम मतंग के द्वारा दिया गया। द्वादश स्वर मूर्छना का प्रयोग किसने किया? द्वादश स्वर मूर्छना मतंग ने किया। और द्वादश स्वर मूर्छना क्या होता है, द्वादश स्वर क्या है, ये सारी चीज़ों मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोस्तों कोई भी वीडियो आप स्किप ना करिए, हर एक वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि आपको किस वीडियो में कौन सा कंटेंट मिल जाए ये ना आपको पता है ना हमको पता है। मूड के ऊपर और क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं जो आपको एग्जाम में शायद वहीं आपको बेनिफिट पहुँचा देगा। तो सारंगदेव ने कितने विकृत स्वरों का उल्लेख किया है? तो सारंगदेव ने कुल 19 स्वरों का तो उल्लेख किया है, लेकिन उसमें 12 स्वर विकृत हैं और 7 शुद्ध, मतलब कि 7 स्वर शुद्ध हैं। ठीक है, तो सारंगदेव ने कुल 19 स्वरों का उल्लेख किया, लेकिन उसमें विकृत स्वरों की चर्चा 12 की है। ठीक है, दक्षिणी संगीत में मुख्य कितनी तालें मानी गई? दक्षिणी संगीत में मुख्य 7 तालें मानी गई, जिनको सप्तसुलादी तालें भी बोलते हैं। और ध्रुमठ, रूपक, झंप, ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक, ये जो ताल है ये 7 ताल है वहाँ के। ठीक है, और हम लोग का 90 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी ताल प्रति में किसकी मात्रा बदल सकती है? ठीक है, तो दक्षिणी ताल प्रति में किसकी मात्रा बदल सकती है? तो लघु की मात्रा बदल सकती है। दोस्तों किसी वीडियो में अरुद्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, इन सभी को और भी तमाम कुछ चीज़ें जो परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं या और भी चीज़ें जो कंटेंट बाय द वे क्वेश्चन के माध्यम से कुछ रह जाती हैं, उसको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से या क्वेश्चन के माध्यम से आप इतना विश्वास करिए, हर एक पॉइंट को मैं सॉल्व जरूर करा दूँगा। आपके एग्ज़ाम के पहले आपका जो सिलेबस है, जो आपके बीपीएससी और स्टेट में मुख्यतः मतलब कि केंद्रित हैं, उनको हर एक चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत जरूर कर दिया जाएगा। तो आप चैनल पे लगातार कंटिन्यू बने रहें और सारे वीडियो को मतलब कि बार बार देखें, अभ्यास करें, और भी कुछ मतलब कि जो भी आपके लिए अच्छा पुस्तक हो उसको जरूर पढ़ें डिस्क्रिप्टिव रूप से, क्योंकि पुस्तक को पढ़ेंगे फिर यहाँ पे अभ्यास करेंगे तो ही और ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा। वैसे एक और भी सीरीज जो चल रहा है टॉप 100 का, उसमें मैं शॉर्ट करके 1 लाइनर भी मैं ला रहा हूँ, ताकि कोई मित्र जो अच्छे से नहीं समझ पा रहे पुस्तक को वहाँ से पढ़ करके वो समझ सके। तो इसके लिए आप मेरा सहयोग करिए, हमारे चैनल को जल्द से जल्द एकदम मतलब कि बहुत आगे कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, और अभी से ही ला ही रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना क्वेश्चन हम लोग देखें, मिलते हैं जल्द ही शानदार प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।